Hello friends, welcome to UX IS. My name is प्रणव सिंह और आज हम कल जो वीडियो पढ़े थे, जो डिस्कशन हुआ था हमारा रिगार्डिंग द ज्योग्राफी एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियाज बॉर्डर, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने चाइना पढ़ा था, आज इंपॉर्टेंट कंट्रीज पढ़ेंगे म्यांमार एंड बांग्लादेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट GS2 में, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो डेवलपमेंट हो रहा है बॉर्डर के आसपास पाकिस्तान को लेकर, चाइना तो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना ही रहता है। म्यांमार एंड बांग्लादेश में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसका भी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है जियो पॉलिटिक्स पे और भारत के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स में। म्यांमार का भी यही इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एज वेल एज अफेयर्स को लेकर। तो दीज टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसे हमें चर्चा करना है, पहले हम इसे ज्योग्राफी समझेंगे, देन द इम्पैक्ट ऑन जियो पॉलिटिक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम सेइंग फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, क्योंकि अगर आप ऐसे सराउंडिंग से पढ़िएगा तो आपके GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेबरिंग कंट्रीज वो भी कवर होगा, और जो करंट अफेयर्स का डेवलपमेंट हो रहा है रिगार्डिंग द जियो पॉलिटिक्स और बॉर्डर इशूज, वो भी सारा आप इसको कवर कर सकते हैं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट आवर लेक्चर रिगार्डिंग द फर्स्ट कंट्री इन द इंडिया जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज बॉर्डर। तो आज जो हम फर्स्ट कंट्री पढ़ेंगे वो है म्यांमार। अब म्यांमार को समझने से पहले हमें ज्योग्राफी समझना होगा रिगार्डिंग म्यांमार और इंडिया के अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, जैसे अरुणाचल प्रदेश शेयरिंग बॉर्डर विथ म्यांमार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये चारों को अगर आप काउंट कीजिएगा तो अराउंड 1643 किलोमीटर हम म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये जो ज्योग्राफी है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के हर एक्टिविटी पे, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के फॉरेन अफेयर्स को ध्यान रखते हुए। मैं कल भी कहा था, आप अपने नेबर को नहीं चुन सकते हैं, आप अपने एनिमी को चुन सकते हैं पर अपने नेबरिंग कंट्रीज को नहीं। वो एक तरीके से हमारा डेस्टिनी है, हम उसी के साथ हमें जीना होता है। तो म्यांमार में क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत मायने रखा जाता है कि म्यांमार में डेमोक्रेटिक सेटअप है या मिलिट्री कूप है या मिलिट्री सेटअप है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में पड़ेगा, और ये पूरा भारत के इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स पे असर पड़ता है। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, ज्योग्राफी है, वो हमें समझना होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया म्यांमार शेयर ए लॉन्ग बॉर्डर ऑफ 1643 किलोमीटर एंड विथ 4 इंडियन स्टेट्स, जो मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ए मेरीटाइम बाउंड्री इन द बे ऑफ बंगाल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ साथ में लैंड बाउंड्री, साथ में मेरीटाइम बाउंड्री भी बे ऑफ बंगाल को ध्यान में रखते हुए। म्यांमार इज द इंडियाज गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। हमें पता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट रीजन व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर इन 2014, जो हमारा लुकिस्ट पॉलिसी था उसी को एक तरीके से स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया गया एज ए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और जिसमें म्यांमार इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो फॉर दैट रीजन म्यांमार हमारे लिए गेटवे है। अब ये भी चीज समझेंगे कि हमारे जियो पॉलिटिक्स में कैसे असर दे रहा है। Given the historical and cultural linkage between the people on the both sides, 16 किलोमीटर, ये भी बड़ा करंट अफेयर्स में न्यूज रहा था। तो फ्री मूवमेंट रिजिम की हम बात कर रहे थे, अराउंड 16 किलोमीटर इंडिया साइड से भी, और म्यांमार एक इंपॉर्टेंट सेटअप एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार गवर्नमेंट, फ्री मूवमेंट रिजिम, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक है। क्यों हम हिस्टोरिकल कल्चरल लिंक की बात करते हैं, जब ये पॉइंट थोड़ा सा आप समझिए। जब हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेज की बात कर रहे हैं, इट मींस दैट बोथ कंट्री टिल 1935 अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो 1935 में उस समय बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम
सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड 1948 में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री बना फ्रॉम ब्रिटिश, और वी गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 1947। तो हम ये कह सकते हैं हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन 1948 से 1949 से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ विथ म्यांमार। लेकिन जब म्यांमार एक सॉवरेन कंट्री बना, भारत चाहती थी कि वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जब दो डेमोक्रेटिक कंट्री कम्युनिकेट करते, रिलेशन सेटअप करते तो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपका मोड ऑफ जो गवर्नमेंट है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो किसी और तरीके का होता है, इट्स वेरी टफ टू मैनेज योर रिलेशन। तो शुरुआती दौर में लॉन्ग फेज तक वहां पे मिलिट्री रूल रहा, मिलिट्री रूल रहा, एंड धीरे धीरे मिलिट्री रूल में भी बहुत सारे चेंजेस आए। लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन हुआ, सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन फॉर द चेंज ऑफ द रिजिम, चेंज ऑफ द रिजिम। और माना जा रहा है 2008 में वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम आया तो वहां पे शुरुआती दौर में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो शुरू हुआ, लेकिन अगेन द डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री पर्सनल और वहां के लोग का मिलिट्री का ज्यादा डोमिनेट था। आपने आंग सान सू की का नाम सुना होगा, हु प्ले क्रिटिकल रोल टू सेटअप ऑफ दिस डेमोक्रेटिक फेस। उसके बाद वहां पे इलेक्शंस होते हर 5 साल में, और जब आंग सान सू पावर में आई, व्हेन ही उनकी जो पार्टी थी एनएलडी, नेशनल जो पार्टी थी, वो जब वो जीती तो लेकिन वो वहां की इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर और जो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन पाए, क्योंकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नियम लाया गया था जिसके कारण वो वहां पे सेटअप नहीं कर पाए। लेकिन उनके बार बार जीतने के कारण वहां पे एक अगेन द डेमोक्रेटिक सेटअप जो बन रहा था, वो भारत के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो रहे थे। लेकिन 2021 में अगेन देयर इज द मिलिट्री कूप, और अभी की बात करें तो वहां पे एक मिलिट्री गवर्नमेंट है। तो ये सब जो डेवलपमेंट हुआ है म्यांमार फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के साथ हमें पॉलिटिक्स भी पता होना चाहिए कि म्यांमार में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पे कैसे गवर्न किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे फॉरेन रिलेशंस पे असर पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल, जहां पे हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेज की बात करते हैं। बुद्धिज्म 5B इज प्ले इंपॉर्टेंट लिंक 5। अगर हम बी की बात करें, दिस मेक हेल्प टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और ये 5B क्या है? अगर हम पहला बी की बात करें तो बुद्धिज्म, सेकेंड बी की बात करें बर्माटिक, थर्ड बी की बात करें बॉलीवुड, भारतनाट्यम and business. This 5B play critical role to set up historical and the cultural links. Historical तो मैंने बताया 1935 में सेपरेट हुए, दोनों ब्रिटिश के अंडर एक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था। एंड दिस इज द कल्चरल एंड एवरी लिंकेज वी कैन से कनेक्ट। मैंने बॉलीवुड क्यों लिखा? एक समय बर्मा का जो कैपिटल था यंगून, एक समय तक वो बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट बना हुआ था फॉर द बॉलीवुड मूवीज और शूटिंग्स। जैसे आज के दौर में यूरोप बना हुआ है, तो वैसे ही उस समय बर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट जोन बना था। आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए यंगून। तो बर्मा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हैविंग ए कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक। साथ साथ में कुछ हमारा एक इंपॉर्टेंट बॉलीवुड भी लिंक हम इसे जोड़ सकते हैं। बर्माटिक, बुद्धिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो बर्मा के साथ या म्यांमार के साथ हमारा एक लिंक जोड़ता है। फॉर दैट रीजन इंडिया प्ले क्रिटिकल रोल इन एवरी सिनारियो, इसलिए म्यांमार हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स ऑफ म्यांमार। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगेन बात करें अरुणाचल प्रदेश, जो मैंने अभी आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश के साथ कितना है? अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर,
Manipur 398 kilometer, and last Mizoram 510 kilometer. So this is very important, 1643 kilometer. तो ये हमें पता होना चाहिए किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ कितना लैंड बाउंड्री है हमारा इंडिया म्यांमार के साथ. और अगेन आई एम सेइंग ड्यू टू द पोरस इन नेचर, जो हमारा बॉर्डर है वो बहुत पोरस है, जिसके कारण इजी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है. द मूवमेंट ऑफ इलीगल पर्सन इजिली इनटू द इंडिया. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज टास्क बना, हाउ टू वी मैनेज, जिसको लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट सेटअप किए गए हैं, डेवलपमेंट तरीका यूज किया जा रहा है, जैसे रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट रिजिम, और धीरे धीरे पूरे बाउंड्री को सील किया जा रहा है, फेंस किया जा रहा है, टू स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन एज वेल एज द रिफ्यूजी, जिसमें रोहिंग्या एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशूज है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हाउ वी मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ म्यांमार, विथ हैविंग ए टेरेन जोग्राफिकल स्ट्रक्चर. जो हमारा लोकेशन है वो बड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हार्श है कंपेयर टू अदर कंट्रीज के साथ जैसा हमारा नेबरिंग है. तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारा ज्योग्राफिकल है वो बड़ा एक तरीके से डिफिकल्ट है. इसके कारण हमारा नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज बना हुआ है. तो दिस इज द बेसिक रिगार्डिंग द जियोग्राफी रिगार्डिंग इंडिया एंड म्यांमार. अब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की. जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं विद इंडिया एंड म्यांमार, जियो पॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो इश्यूज प्ले एक इंपॉर्टेंट रोल. जो इश्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करते हैं इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री. और अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया म्यांमार का. तो इश्यूज लाइक जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, डायलेमा रिगार्डिंग सेटअप. दूसरा, चाइना इन्फ्लुएंस. थर्ड वन इज द रिफ्यूजी. डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज है, लेकिन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन रिगार्डिंग द जियोपॉलिटिक्स. हमें अगर देखना है चाइना, डायलेमा और इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये इश्यूज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड म्यांमार. अब हम एक एक इश्यूज को समझते हैं. डायलेमा की हम क्यों बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सेटअप, जो वहां पे अभी मिलिट्री कूप है एंड इंडिया इज ऑलवेज वोकल फॉर द डेमोक्रेसी. जब भारत डेमोक्रेसी की बात करता है तो वो चाहता है कि उसके अगल बगल भी डेमोक्रेटिक हो, एंड डेमोक्रेटिक इज द वेल परफॉर्म एंड वेल एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेड सेटअप, जिसका भारत सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. तो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार, बांग्लादेश, कहीं भी भारत चाहता वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना और कम्युनिस्ट स्टेट हो. जब डेमोक्रेटिक होता तो पीपल प्ले इंपॉर्टेंट रोल. और हमारा जब हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेज है तो दोनों तरफ के लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते तो मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन. इसलिए हम चाहते हैं वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप हो, कि दोनों का पीपल का हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक है और वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करे. तो अब जो डायलेमा भारत के लिए बना, हाउ टू मैनेज. इंडिया एक तरफ डेमोक्रेसी को लेकर बात करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप को बात करती है, लेकिन वहां पे मिलिट्री कूप भी है. तो दिस इज द अनबैलेंस, और एक तरीके से भारत के लिए बड़ा डायलेमा स्ट्रक्चर बना हुआ, डायलेमा ही बना हुआ है, क्योंकि भारत वहां पे ज्यादा फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप नहीं कर पा रही है, लेकिन उसे बात करना पड़ रहा है, डायलॉग्स करना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. और नॉर्थ ईस्ट के इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया हैव टू टॉक विद द म्यांमार सेटअप. तो भारत के लिए बड़ा टफ है. जब तक आंग सान सू की सरकार थी तब तक बड़ा इजी था भारत को इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर बात करना, फॉरेन रिलेशंस को लेकर बात करना. एंड दिस इज नाउ द सिचुएशन जो भारत के जियो पॉलिटिक्स पे असर पड़ रहा है. भारत के फॉरेन रिलेशंस पे, भारत के फ्रेंडली रिलेशंस, नेबरिंग रिलेशंस पे असर पड़ रहा है. एंड इंडिया हैव ट्राइंग टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद सो मेनी फॉरेन पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी,
एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन, ऐसे तरीके से पॉलिसी ला रही है और चाहती है कि म्यांमार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो। दूसरा अगर हम बात करें चाइना इन्फ्लुएंस, नाउ द न्यू सेटअप, जो नया सेटअप आया उसमें जो मिलिट्री कूप है वो चाइना से ज्यादा क्लोज है, एंड मेकिंग म्यांमार इज वन ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव एज वेल एज स्ट्रिंग ऑफ पल्स। कल हमने पढ़ा था स्ट्रिंग ऑफ पल्स में कैसे म्यांमार का काइकोपू पोर्ट हो या सिटवे पोर्ट हो उसको यूज किया जा रहा है, एंड मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पल्स इन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो म्यांमार आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट पर्ल है इन द स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक समय तक भारत सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज था। आज वहां पे बायलेटरल ट्रेड की हम बात करें तो चाइना सरपास इंडिया, एवरीथिंग इन द डिफेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाइना उनका सबसे पहला कंट्री है जिसके साथ वो कॉपरेट और कॉपरेशन कर रहे हैं या एनी डील साइन कर रहे हैं इन एवरीथिंग। लेकिन इंडिया भी ट्राई कर रही है टू प्रोवाइड द डिफेंस एक्सरसाइजेस हो या डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, भारत हमेशा आगे रहती है कि मेक ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टू काउंटर चाइना इन म्यांमार। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भारत के जियो पॉलिटिक्स पे असर डाल रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले रिफ्यूजी। जब आप रोहिंग्या इश्यूज पढ़े होंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज है एंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफ्यूजी है इन द पॉपुलेशन वाइज, जो एक तरीके से डिस्प्लेस किया गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज द रिपोर्ट ऑफ यूएनओ। तो ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है रिगार्डिंग रोहिंग्या, वहां से डिस्प्लेस किए गए हैं और ड्यू टू द पोरस इन द बॉर्डर एरिया दे इजिली सरपास द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड इंटर इंडियाज के डिफरेंट स्टेट्स में सेटअप कर लिए गए। एंड अगेन रोहिंग्या हैज ए क्लाइंट, आप बोल सकते हैं स्टिल टूवर्ड्स द इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। तो भारत के लिए ये भी चैलेंज बना है टू स्टॉप द रिफ्यूजी, लेकिन ह्यूमैनिटी और हमेशा उस चीज में भारत हमेशा आगे रहता है। ये भी भारत के लिए बड़ा चैलेंज है हाउ दे मैनेज रिफ्यूजी और खासकर रोहिंग्या इश्यूज। तो रोहिंग्या इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज इंडिया और म्यांमार में, जो भारत और म्यांमार का पूरा जियो पॉलिटिक्स एज वेल एज पूरे नेबरिंग कंट्रीज के जियो पॉलिटिक्स पे असर डाल रहा है। तो दिस अगेन द इंपॉर्टेंट इशू जो हमारे लिए बड़ा टफ बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स साइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जैसे IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग मणिपुर टू बैंकॉक, मणिपुर से निकलकर म्यांमार होते हुए और थाईलैंड एक इंपॉर्टेंट वहां पे। तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कालादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल है तो वहां रेल, रिवर, सी सब यूज किया जा रहा है, नेटवर्क, रोड नेटवर्क। तो कालादान इज ऑल्सो, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट जो साइन हुआ है लेकिन ऑल आर डिले ड्यू टू द रिजिम शिफ्ट हुआ है म्यांमार में एंड हैविंग नॉट friendly relation with Myanmar. This also play critical role in the geopolitics of India and Myanmar. Internal security, मणिपुर में क्या हुआ हमने सबने देखा। अगेन द क्लैश बिटवीन टू ट्राइब्स, लेकिन माना जाता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ म्यांमार इन्फ्लुएंस इन द मणिपुर। अब भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है कि कैसे हम इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाए टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ म्यांमार। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर द होम मिनिस्ट्री ने फ्री मूवमेंट रिजिम को क्लोज कर दिया। फ्री मूवमेंट रिजिम क्या था? फ्री मूवमेंट रिजिम, जब हम फ्री मूवमेंट रिजिम की हम बात करते हैं, अगेन वी नो दैट 16 किलोमीटर, क्योंकि हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेज रहा हमेशा से, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेज रहा है, जिसके कारण दोनों तरफ लोग एक ही कल्चर, एक ही लिंक के लोग रहते हैं। बट ड्यू टू द सेपरेशन म्यांमार और इंडिया, वहां पे लोग का मूवमेंट दिया गया कि 16 किलोमीटर आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो नो ऑफिशियल जो एक नियम होता है उसको फॉलो नहीं करना। तो जो फ्री मूवमेंट रिजिम था, मेकिंग ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज द इंटरनल सिक्योरिटी। और ये इनफिल्ट्रेशन, रिफ्यूजी का आना, और देयर सो मेनी आप बोल सकते हैं जो बाईपास ट्रिसपास किया जा रहा है। तो ये भारत के लिए बड़ा चैलेंज है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
हैव कैंसिल दिस एग्रीमेंट, फ्री मूवमेंट रिज्यूम, जो एक तरीके से बंद कर गया, एंड मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग कि हम आने वाले समय में वी विल सील द ऑल इंडिया म्यांमार बॉर्डर, जो 1600 का जो हमारा बॉर्डर है उसको हम सील करेंगे, टू क्लोज द इन्फिल्ट्रेशन, टू स्टॉप द रिफ्यूजी। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हम देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जियो पॉलिटिक्स पे बड़ा असर पड़ रहा है, एंड चाइना प्ले क्रिटिकल रोल इन द इंडिया म्यांमार रिलेशंस। और जो भारत का जियो पॉलिटिक्स है पूरा इंडिया म्यांमार और चाइना जो है उस पर टिका हुआ है, क्योंकि चाइना प्ले क्रिटिकल रोल इन म्यांमार। उसके एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वहां पे जितने एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं उसमें म्यांमार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड चाइना बिकेम द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड, म्यांमार बिकेम द पार्ट ऑफ बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो ये सब फैक्टर है जो भारत के फॉरेन रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स पे असर डाल रहा है। तो टू अंडरस्टैंड द जियो पॉलिटिक्स वी हैव टू नो द एवरी इशूज, जो जो हमने एक एक इशूज को समझा, और उससे पहले हमने सारा ज्योग्राफी को समझा। तो अगेन दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ऐसे करके पढ़िएगा रिगार्डिंग एनी कंट्री जो हमें बॉर्डर के साथ जियो पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के साथ जियो पॉलिटिक्स समझाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कंट्री अगर हम बात करें, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। जब हम इंडिया बांग्लादेश की बात करते हैं, सी विद द हेल्प ऑफ मैप हम बहुत अच्छे से ज्योग्राफी समझते हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। द वेस्ट बंगाल, बेरूबेरी, आपने पढ़ा भी होगा, द फेमस बेरूबेरी यूनियन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पे प्रियम्बल को लेकर सवाल उठाया गया था, सॉवरेनिटी को लेकर कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, उसको फिर केशवानंद भारती केस। तो वही बेरूबेरी सेक्टर्स है जहाँ एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया था, थ्रू दिस इंडिया सीड द इंपॉर्टेंट, इस पे सारा चीज सवाल उठता। दूसरा अगर स्टेट की हम बात करें, मेघालय, आसाम, उसके बाद हम बात कर रहे हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वेस्ट स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, जिसके साथ साथ बांग्लादेश शेयरिंग द बॉर्डर। तो वेस्ट बंगाल का बेरूबेरी, आसाम का हम बात करें कालाबारी, उसके बाद हम मेघालय का बात करें तो लोबचरा, नाइंचरा, दिस इज वन। अगेन आसाम इधर से हम बात करें तो पालाथल, त्रिपुरा की बात करें तो चंदन नगर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्टेट्स जहां पे कैसे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर किया जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक ज्योग्राफी व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा एंड दिस वन द मेघालय। और अराउंड 4000 प्लस 4000 हम बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। इस मैप से और चीज समझ में आ जाएगी क्लियर। जब मैंने अभी बताया था बेरूबेरी सेक्टर, वेस्ट बंगाल का एक पे और है हरिलालपुर, बांग्लादेश के साथ। वेस्ट बंगाल के और भी एरियाज हैं, पकुरिया, चार मसीदोंदी, मधुगिरी, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। अगर हम असम की बात करें तो ठकुरानी या कालाबारी बोलते हैं। अगेन असम, मेघालय का ये एरियाज है, त्रिपुरा का। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट एरिया जो आपको पता होना चाहिए, हाउ वी द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बांग्लादेश की बात करें। अगेन इंडिया बांग्लादेश का लॉन्ग हिस्टोरिकल रिलेशन है, कल्चरल रिलेशंस है, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, या पीपल टू पीपल टाइज हम बोल सकते हैं। हम दोनों का इतिहास लगभग सेम रहा है। उनके भी नेशनल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, हमारा भी जो नेशनल एंथम है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। द कल्चरल, द हिस्टोरिकल, द पीपल टू पीपल टाइज, द ऑल आर द लॉन्ग, हमारा जो एक कनेक्शन बना हुआ इंडिया एंड बांग्लादेश का। दिस इज द ज्योग्राफी एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल लिंकेज। क्योंकि वहाँ के भी जो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज भारत को देखकर सीखा, सेकुलरिज्म को लेकर देखा, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेकर देखा।
तो जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वहां पे जो सेटअप हुआ था अंडर द मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी सेकुलरिज्म को लेकर आगे बढ़ा, डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर आगे बढ़ा, सोशलिज्म को लेकर आगे बढ़ा। और ये सब सारा चीज इंस्पायर कहां से हुआ? इंडिया से, क्योंकि हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेज थे। लेकिन आफ्टर द एसिसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान, वहां पे जो गवर्नमेंट बनती है वो मिलिट्री की गवर्नमेंट बनती है, द मिलिट्री सेटअप अंडर जियाउर रहमान। और अगेन द लॉन्ग टसल बिटवीन द मिलिट्री और डेमोक्रेटिक। शेख हसीना और उनकी जो बहन थी, आफ्टर द एसिसिनेशन ऑफ हिज फादर दे फ्लू टू इंडिया, और भारत में उनको पॉलिटिकल असाइलम मिलता है। फिर आफ्टर द डेथ ऑफ एसेसिनेशन ऑफ जियाउर रहमान, वहां पे सारा रिजिम्स चेंज होते हैं, और वहां पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप शुरू होता है 90s में। और जब अवामी लीग केम इनटू पावर, जिस फॉर्म बाय द मुजीबुर रहमान, उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म तक कोई रिमूव नहीं कर पाया। और जिसको लेकर अभी आपने लास्ट ईयर में देखा होगा क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ बांग्लादेश में। द होल रिजिम ऑफ अवामी लीग एंड शेख हसीना एक तरीके से रिमूव कर दिया गया, फिर से मिलिट्री सेटअप आया, एंड द मोहम्मद यूनुस बिकेम द प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहा है, ये भारत के जियो पॉलिटिक्स पे, भारत के इंडियन रिलेशंस पे भी असर पड़ रहा है, फॉरेन रिलेशंस पे। और इसका जियोग्राफी और हिस्ट्री और जो प्रेजेंट सिनारियो है, उसका असर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी पड़ता है। तो आपको मैंने पहले से बताया कि हिस्टोरिकल, कल्चरल एज वेल पॉलिटिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर वी हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी। दिस ज्योग्राफी एक्सप्लेन द होल सिनारियो, और इसी ज्योग्राफी से, इशूज से हमें जियो पॉलिटिक्स समझ में आएगा। तो दिस इज द पैटर्न टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंट्रीज, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, किसी भी देश का ऐसे हम रिलेशन समझ सकते हैं, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, और एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी जो है, उसके बाद जियो पॉलिटिक्स। जब हम इंडिया बांग्लादेश के इशूज की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट इशूज है द टिस्टा वाटर, क्योंकि लगभग 54 रिवर्स हैं जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। 54 रिवर्स, जिसमें कुछ ही रिवर्स के साथ हमारा ट्रीटी हुआ, जिसमें कुशियारा है, त्रिपुरा, एंड टिस्टा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जिसका डिस्प्यूट्स आज भी रिजॉल्व नहीं हो पाया। इसके कारण बहुत है। इसके कारण तो ये है कि टिस्टा वाटर, या जो वाटर है वो स्टेट लिस्ट में, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी इंपॉर्टेंट रोल है। शेयरिंग ऑफ टिस्टा वाटर, जो फाइनल जो रिजल्ट आया, कंक्लूजन आया कितना वाटर शेयर करना, उसमें वेस्ट बंगाल तैयार नहीं होती है, क्योंकि टिस्टा अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ बंगाल, क्योंकि वहाँ पे राइस की खेती होती है, कल्टीवेशन होती है, एंड टिस्टा इज द लाइफलाइन फॉर द नॉर्थ बंगाल, और वैसी ही लाइफलाइन बांग्लादेश के लिए। तो दिस टिस्टा वाटर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू, जिसको भारत सुलझाना चाहती है, बांग्लादेश भी। लेकिन अब जो रिजिम चेंज हुआ है, इट्स मेक डिफिकल्ट, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी, उन्हें माना जाता है कि प्रो इंडिया है, वो ऐसा डिसीजंस लेती है कि दोनों देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, दोनों देश का डेवलपमेंट हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में हाउ इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस राइज, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गो इन द डाउन। दूसरा इशूज की हम बात करते हैं, तो अगेन रिफ्यूजी, ड्यू टू द पोरस इन्फिल्ट्रेशन द रिफ्यूजी इजी एक्सेस टू द बांग्लादेशी। हमेशा आप देखते हैं बांग्लादेश इशूज बना रहता है, घुसपैठियों की बात की जाती है, इलीगल माइग्रेंट्स की बात की जाती है, बांग्लादेशी भारत में आकर रह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज बना कि हाउ इंडिया मैनेज दिस रिफ्यूजी इशूज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं, द लैंड स्वैप, लैंड बाउंड्री। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज बना है, कॉक्स बाजार को लेकर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं डिस्प्यूट बना हुआ है। इकोनॉमिक जो टोटली डिपेंड है बांग्लादेश का, वो भारत पे है। भारत प्ले क्रिटिकल रोल इन द इकोनॉमिक एरियाज, और चाइना, अगेन चाइना प्ले क्रिटिकल रोल। चाइना का प्रेजेंस इन द बांग्लादेश भारत के लिए बड़ा चिंताजनक है, इसलिए जो वहाँ का जियो पॉलिटिक्स है, उसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया, चाइना एंड द बांग्लादेश। बांग्लादेश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग पल्स हो या बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स हो, ऑल डिफेंस एंड द इकोनॉमिक वर टेकन बाय द चाइना। और यहाँ तक माना जाता है जो तख्ता पलट हुआ, उसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है।
तो चाइना मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग चिटागोंग पोर्ट, तो ये पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है हमें तब समझ में आएगा व्हेन वी अंडरस्टैंड द एवरी इशूज, ईस्टा वाटर, रिफ्यूजी, लैंड बाउंड्री और द इकोनॉमिक। आने वाले समय में इंडिया हैव इनिशिएटेड सो मेनी पॉलिसीज टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद बांग्लादेश, जैसे सागर माला प्रोजेक्ट मैंने कहा, सागर विजन कहा, नेबरिंग कंट्रीज को लेकर ये सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक इंडिया उसको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेरिफ्स फ्री जोन की हुई है बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक उनको राइज किया जाए। तो अब अगर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बांग्लादेश को इंडिया इनवाइट करती है कि आप इस इनवाइट को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में अगर पीस स्टेबिलिटी रहेगा उसके का इम्पैक्ट हमें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे पड़ेगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में बांग्लादेश, म्यांमार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में स्टेबिलिटी हो, पीस हो, डेवलप्ड हो, कि उसका असर हमारे भी डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी पे पड़ेगा। तो भारत का जो सपना है विकसित भारत 2047 में बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी, उसमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया बांग्लादेश, एंड वी हैड डिस्कस ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज रिगार्डिंग इंडिया एंड म्यांमार और इंडिया बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अनदर टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जिसका हमें ज्योग्राफी भी समझना है एंड द इंपॉर्टेंट इश्यूज और उसके जियो पॉलिटिक्स पे असर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर, ज्योग्राफी एंड जियो पॉलिटिक्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे, एज वेल एज GS2 तो पूरा हमारा कवर होगा ही, लाइक वी कवरिंग द नेबरिंग कंट्रीज, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे यूपीएससी मेंस में भी इन द GS2 नेबरिंग कंट्रीज, और हम जियो पॉलिटिक्स तो समझ ही रहे हैं साथ साथ में। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तब तक आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक UXIS का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन, बहुत बेनिफिशियल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज द ऑल नोट्स फॉर द प्रीलिम्स। तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, टेक केयर।